हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम मिड टर्म के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को, जो 16 तारीख को आपका हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर है क्लास 11th का। तो अभी तक हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे हम सी सेक्शन पर आ रखे हैं, मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोलता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which a photon must possess to eject an electron from the metal. It is different for the different metals when a photon of frequency 1.0 into 10 raised to the power 15 per second was allowed to hit a metal surface. An electron having this energy, kinetic energy, was emitted. Calculate the threshold frequency. देखो, आपके पास देखो बेटा है क्या क्वेश्चन के अंदर। देखो, एक तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, एक आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और आपको निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। बात समझ में आई आपको इतनी? तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीचे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो पहले तो रिलेशन क्या होता है आपके पास। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, हम पढ़ते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ये हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एच न्यू का मतलब क्या होता है? एनर्जी से मतलब है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन से मतलब है। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है? एच न्यू नोट आपके पास है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आपके पास होता है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। बात समझ आई? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू किसके इक्वल हो रहा है बेटा? आपके पास एच न्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? एक तो न्यू आपको दिया है, एक आपको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दे रखी है बेटा, और एच रही बात एच की। एच हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू को लिख लेते हैं, दिया क्या है। तो न्यू की वैल्यू देखो ऊपर क्वेश्चन के अंदर क्या दी है आपके पास, कहाँ गया ये रहा क्वेश्चन। ये आपके पास है 1.0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15। यहाँ लिखो 1.0 इंटू 10 रेज टू दी पावर -15 पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी देखो आपके पास कितना दे रखा है, ये आपके पास है 1.988 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। 1.988 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल आपके पास है। और एच हम सबको पता ही है, आपके पास 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर -34 होता है। बस आपको बेटा क्या करना था? वैल्यूज पुट करनी थी। देखो मेरे पास फॉर्मूला आपके पास है एच नो, आपके पास, तो आप सीधा सा पहले तो फॉर्मूले को सॉल्व कर लो। एच नोट माइनस में एच न्यू नोट हो जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बेटा, या फिर इसको ऐसे कर लो, काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जाओ लेफ्ट में, तो आप लिख सकते हो एच न्यू नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस में काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके लिख सकते हो। आपको क्या निकालना है? न्यू नोट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस में काइनेटिक ऑफ एनर्जी अपोन में क्या हो जाएगा? एच। तो सारी वैल्यू बेटा आपको इसमें पुट करनी थी बस। समझ आया? जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, तो आपके पास न्यू नोट की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 हर्ट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू सीधी पुट करनी है बेटा, ये आप निकाल सकते हो। 23 का ए पार्ट देखो बेटा आपके पास क्या है। इसने बोला है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आपकी किस में सबसे ज्यादा होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो बेटा 0.005453, तो यहाँ पे 3 आपके पास होगा, क्योंकि आगे वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती। बीच में जीरो हो या पॉइंट के पीछे की तरफ अगर जीरो लिखी होती है उसकी वैल्यू होती है। आगे देखो 4.8046 कितना हुआ? 5 आपके पास हुआ। लास्ट वाले में देखो बेटा 1 2 3 4 आपके पास है 5.643 के अंदर, तो आपके पास सबसे ज्यादा किसमें है? 5, मतलब यहाँ पर सेकंड आंसर आपके पास सही हो जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है, हाउ मच आपके पास how much copper can be obtained from the 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कितना आपके पास कॉपर सल्फेट से होगा कॉपर, वो बताना है। मतलब आपको क्या बताना है बेटा? एक तरह से परसेंटेज पे आपको जाना है। मतलब कॉपर कितना है आपके पास? 100 ग्राम है।
ठीक है, इसके लिए आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, सीधा-सीधा करो। आपको पता है कि अगर कॉपर सल्फेट आपके पास कितना मोलर मास होता है, 159.5 होता है, ठीक है? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कॉपर सल्फेट के अंदर बेटा कॉपर का होता है 63.5, आपके पास सल्फर का होता है 32 और आपके पास 16 चौके 64 आपके पास हो जाएँगे बेटा, सबको ऐड करोगे 159.5 आएगा। तो आप क्या कहोगे, इतने ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर बेटा आपके पास कितना कॉपर प्रेजेंट होता है, आपके पास 63.5 ग्राम होता है। अगर आप 1 ग्राम की बात करोगे तो 63.5 अपॉन में 159.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर 100 ग्राम में पूछा है तो 100 के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 आपके पास हो जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना था। आंसर जब आप इसका निकालोगे 39.8 ग्राम बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो, सी पार्ट आपसे पूछता है, कैलकुलेट द आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। समझो मेरी बात को, इथेन बेटा C2H6 आपके पास है, आपके पास इसने बोला है इसके 3 मोल में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन आपसे पूछा है, एटम पूछा है हाइड्रोजन का, तो जब आप एक की बात करते हो बेटा तो आपके पास कितने हैं, 1 मोल जब आप बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6 मोल है ना। C2H6 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 1 मोल जब आप C2H6 की बात करते हो तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 6 हैं। और कितने में, 3 में पूछा है, तो सीधा 6 इंटू 3 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 18 आपके पास आ जाएगा। मतलब 18 मोल बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा एक बार इस खिचड़ी को कम कर देते हैं। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल आपके पास इज 0.798 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0 पॉइंट कितना है 25 मोलर सॉल्यूशन। आपके पास कहने का मतलब है मोलैरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा। यहाँ पे इसने डेंसिटी दे रखी है, पहले जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। अब देखो डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.793 किलोग्राम पर लीटर आपको डेंसिटी दे रखी है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड मेकिंग इतने लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। इसमें आपको कितनी वॉल्यूम की जरूरत रहेगी वो आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो बेटा, अगर आप मोलैरिटी की बात कर रहे हो, आपके पास मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन के मोलैरिटी की बात करोगे तो आपके पास सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, आपके पास मोल, सिंपल भाषा में समझाती हूँ, ऐसे करके थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट में बात करेंगे और फटाफट से जिसका आंसर भी निकल जाए। ठीक है, देखो बेटा, आप लोगों ने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ी है ना, मोलैरिटी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वेशन आपको क्या बोलती है, M1V1 इक्वल टू M2V2 बोलती है। ठीक है, अब M1 क्या है, इसको मान लो कि ये हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है। M2V2 हमारे पास कौन सा है, जो सॉल्यूशन आपने, दैट सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, आपके पास इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो मोलैरिटी है M1 आपके पास मोलैरिटी है गिवन सॉल्यूशन की, ये आपके पास गिवन है, मतलब ये जो आपकी डेंसिटी वाली जो चीज आपको दे रखी है ना, यहाँ पर जो आप मोलैरिटी निकालोगे ना बेटा इसकी हेल्प से, वो आपके पास इस सॉल्यूशन की M1 वैल्यू है। अभी हम उसको निकालेंगे, बात समझ में आई। V1 आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब देखो M2 आपको है, M2 के लिए आपको सीधी वैल्यू दे रखी है, कितना है 0.25 मोलर आपके पास है, मतलब M2 की वैल्यू 0.25 आपके पास है। और इसके अकॉर्डिंगली आपको वॉल्यूम भी दे रखी है बेटा, कितना है 2.5 लीटर है। बात समझ में आई, मुझे क्या करना है, V1 मुझे निकालना है। क्लियर है आपको, दोबारा से देखो, मोलैरिटी इक्वेशन आपके पास होती है बेटा M1V1 इक्वल टू M2V2, आपके पास मोलैरिटी इक्वेशन होती है। यहाँ पे एक गिवन सॉल्यूशन का है, एक जो सॉल्यूशन बनाए आपके पास टू बी प्रिपेयर्ड है उसके लिए आपके पास है। तो ये जो आपके पास है 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलैरिटी, इसके लिए M2 भी गिवन है बेटा, V2 भी गिवन है। ठीक है, V1 आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना है, और जो आपके पास M1 है ना बेटा, इस M1 के लिए आपको डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। समझ आया आपको करना क्या है। ठीक है, अब इस
M1 को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। अब M1 को जब हम निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, बस इसके अंदर यही बात समझने वाली थी बेटा। तो अब देखो मोलैरिटी निकालो गिवन सॉल्यूशन की, मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, कितनी दे रखी है डेंसिटी आपके पास, 1 लीटर के अंदर इतने ग्राम मतलब 0.79 किलोग्राम पर लीटर है। आप क्या लिखोगे 0.793 किलोग्राम पर लीटर आपके पास, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका मोलर मास की बात करोगे, मिथेनॉल का मोलर मास कितना आपके पास होता है, इधर देख लो आपके पास मोलर मास 32 ग्राम पर मोल आपके पास होता है बेटा। इसको किलोग्राम में चेंज करो, कितना आएगा 0.032 किलोग्राम पर मोल आपके पास आएगा। तो नीचे मोलर मास लिखो 0.032 आपके पास किलोग्राम पर मोल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा बेटा, मोल आपके पास ऊपर की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगी यूनिट, मोल पर लीटर हो जाएगी, और यही क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है। तो आप इसको, ये जो भी आंसर आएगा आपके पास, ये आंसर आएगा 24.78 आपके पास, ठीक है। तो ये जो मोलैरिटी आपके पास आया है, इसको आपको ऊपर पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल देखो M1 आपके पास वैल्यू पुट करो यहाँ पे, M1 की 24.78 मल्टीप्लाई V1 इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5 V1 क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 2.5 अपॉन में 24.78 आपके पास है। तो ये आपके पास V1 आएगा। जब आप आंसर निकालोगे तो बेटा 25.2 ml आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ आई बात आपके पास क्या है। तो ये इतना सीधा सा आपके पास क्वेश्चन था। आगे देखो, बस थोड़ी सी बात यहाँ समझने वाली थी, एक पॉइंट पे अगर आपने थोड़ा सा गौर कर लिया होता बेटा तो आपका फटाफट से आंसर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 24th क्वेश्चन की तरफ है। अ कंपाउंड कंटेन 52.17 आपके पास कार्बन, इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो सबसे पहला काम हम बेटा क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन दिया है। उसके बाद हम इसकी परसेंटेज लिखते हैं, 52.17, इसकी आपके पास 13.04, आपके पास ऑक्सीजन की 34.78 है। अब देखो एटॉमिक मास लिखते हैं यहाँ पर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, 52.17 अपॉन में 12, 13.04 अपॉन में 1 इक्वल आएगा, 34.78 अपॉन में 16 आएगा। तो देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 4.34 बेटा, ये आपके पास एज इट इज है 13.04, इधर आपके पास है 2.17, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू होती है बेटा उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल रेशो निकालना होता है। तो देखो 4.34 को हमने 2.17 से कर दिया, 13.04 को 2.17 से कर दिया, 2.17 को 2.17 से कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, यहाँ 2 छिके 12 मतलब 6 के अराउंड आपके पास वैल्यू आ गई, इधर 2 दूनी 4 मतलब 2 के अराउंड आ गई। मतलब कार्बन 2 आपके पास बेटा, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन आपके पास 1 हो गया। तो ये क्या है, आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। समझ आई बात। अब देखो मोलर मास आपको दे रखा है 46। अब देखो यहाँ पे मोलर मास आपके पास एन की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना है बेटा 46 है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, कार्बन का 1, कार्बन का 12, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24, ऑक्सीजन का 1 16, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 6, 6 6 12 और 4 मतलब कितना हुआ 3 और 1 4 मतलब टोटल 46 हो गया। तो 46 को 46 से करेंगे, एन की वैल्यू 1, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई C2H6O, मतलब क्या बनेगा C2H6O, दोनों की वैल्यू आपके पास बराबर आएगी। क्लियर है। ये तो आंसर मैक्सिमम बच्चों का सही ही होता है क्लास के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है 25th क्वेश्चन बेटा, वो रीजनिंग क्वेश्चन है। पहले इसने बोला है कि कैटायनिक आपके पास है वो स्मॉलर इन रेडियाई होते हैं देन देयर पेरेंटल एटम। क्यों आपके पास ऐसा होता है, क्योंकि बेटा कैटायन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर देखो 1s2 2s2 2p3 आपके पास होता है बेटा, यहाँ 2p4 होता है, और 2p3 आपके पास क्या होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
आपके पास बेटा, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है बेटा आपको, इसीलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा आपके पास होती है। तो ये आपको आंसर लिखना था। इसको रब कर देते हैं एक बार। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, सी पार्ट देखो बेटा इसका। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी अमंग द 17th एलिमेंट। आपके पास ये इसने रिएक्टिविटी दे दी है। अब आपको यहाँ पर इसका बेटा रीजन बताना था। अब देखो, जब आप बेटा आयोडीन से फ्लोरीन, क्योंकि इसने आयोडीन से फ्लोरीन का सीक्वेंस दिया है ना, तो हम ऐसे ही बात करेंगे। तो जब आप आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ, वैल्यू की तरफ जाते हो बेटा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना, वो आपके पास पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है, वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। सिंपल आंसर में आप ये करो, हर बच्चा इसमें लिख सकता है। आप सीधा ये देखो कि आप आयोडीन से जब आप यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ जाते हो, तो आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास बढ़ रही है। उसी की वजह से आप क्या कहोगे कि उसकी रिएक्टिविटी भी आपके पास क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद देखो 26 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अलग से भी वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। O5 हम सीधा बात करते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू 10 निकलती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 5 के हिसाब से +10 होता है। लेकिन क्रोमियम आपके पास क्या होता है बेटा, D4S2 आपके पास होता है, मतलब 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये शो नहीं कर सकता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास +6 ही होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो आपके पास पर ऑक्सी बॉन्ड आपके पास होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। तो पर ऑक्सी पे कितना चार्ज हो जाएगा, -1 हो जाएगा दोनों पे, -2 -4, और दो आपके पास ये माइनस इक्वल टू करके जाओगे तो बेटा 6 आपके पास आएगा। ठीक है, अलग से वीडियो भी डाल रखी है, इससे पीछे वाला ही लेक्चर है, तो आप उसको एक बार जाकर देख भी सकते हो, अच्छे से देखना है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा, वो आपके पास आएगा +6। ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार दिया है बेटा, ये पहले भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म के और एनुअल के हैं, वहां पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है सीबीएसई में कई बार। अगला क्वेश्चन देखो 26 का बी पार्ट बेटा। आपको बोला है MnO4 आपके पास नेगेटिव, प्लस में I नेगेटिव है, प्लस में H पॉजिटिव है, आपको सीधा बैलेंस करना था। देखो आपके पास क्या है, Mn आपके पास, पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखो बेटा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन 1 है, यहाँ पर आयोडीन 2 आपके पास है। इधर आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 0 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास इतना है। तो आप देखो सिंगल के उसमें करते हैं, अगर ऑक्सीजन को 4 करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयोडीन 2 है, तो आयोडीन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ऑलमोस्ट आपके पास सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, मेरी नजर से कुछ हटा तो नहीं ना। अ, देखो हाइड्रोजन देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आयोडीन 2, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन देखो 4 इधर है, 4 आपके पास इधर है बेटा, आपके पास बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। ठीक है, आप इसको एज इट इज भी कर सकते हो, या फिर इस रिएक्शन को अगर आपने किसी कई बच्चों ने अगर 2 से मल्टीप्लाई करके भी किया है ना, वो भी ठीक है। मतलब अगर आपने इसको 2 ले लिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 आपके पास, ये आपके पास 16 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा आपके पास, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मिलाओ, 2 मैग्नीज, आयोडीन कितने, 10, ये 5 दूनी 10, हाइड्रोजन देखो बेटा, यहाँ पे 16, यहाँ पर भी 8 दूनी 16, ऑक्सीजन कितने, 8, यहाँ पे कितने, 4 दूनी 8। तो अगर आपने चाहे 2 से किया है बेटा या 1 के कंपैरिजन में किया है, तो वो सब आपके पास आंसर ठीक है। ठीक है, अगर 1 का करना है तो बाय टू आप लोग कर देना। ठीक है, तो आगे देखो, डिस्क्राइब द, मुझे ऐसा लगा था मेरे लिखने में पिछले वाले में गड़बड़ हो गई थी कहीं शायद। चलो आप देखने में आप ज्यादा जल्दी से समझ पाओगे, मुझे अपनी गलतियां थोड़ा सा लेट दिखाई देती हैं अगर मैं खुद से लिखती हूँ तो, ऐसा होता है कभी कभी। आगे देखो बेटा, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन द PCl5। PCl5 का हमने बहुत बार पढ़ लिया बेटा, sp3d आपके पास होती है। ठीक है, अब आप sp3d आपके पास होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इसने बोला है वाई आर द एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड आपके पास।
ठीक है? अब देखो बेटा, एक्सियल जब आप इसकी शेप देखते हो ना, ये आपके पास शेप होती है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपके पास होती है। अब होता क्या है, जो एक्सियल वाले आपके पास है ना बेटा, वो ज़्यादा पास में होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कम होता है। बॉन्ड एंगल कम है, तो वहाँ पर क्या है बेटा, रिपल्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, रिपेल करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ आपके पास बढ़ जाएगी ना बेटा, वो इलोंगेट हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, आपके पास लॉन्गर हो जाएगी। ठीक है? इसीलिए इक्विटोरियल की कम होती है, एक्सियल की ज्यादा होती है। आप यहाँ पर लिखोगे क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव फैक्टर ज्यादा होता है, आपके पास रिपल्शन देखने को मिलती है। तो आपको ये यहाँ पर लिखना था बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंगली आपको मैग्नेटिक बिहेवियर और बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है 28th क्वेश्चन के अंदर। ओ नेगेटिव आपके पास O2 नेगेटिव का, O2 पॉजिटिव का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है बेटा। ठीक है? याद आया आपको? O2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक आपके पास होता है। ठीक है? मैंने आपको, अगर आपको थोड़ा-सा ध्यान होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बेटा, वैल्यू कितनी आती है? 2 निकल कर आती है आपके पास। ठीक है? आपके पास 2 निकल कर आती है, पैरामैग्नेटिक आपके पास होता है। अब देखो इसने क्या बोला है, O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव के लिए इसने यहाँ पर बोला है। तो आप दोनों का जब आप वैल्यू देखोगे ना बेटा, सारी की सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक मैंने आपको टेबल भी बनाई थी, आप पिछला लेक्चर डिटेल में देख सकते हो, एमओटी को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है? तो वहाँ पर आपके पास सारे के सारे पैरामैग्नेटिक आपके पास हो जाएँगे। एक का 2.5 आपके पास हो जाएगा बेटा, एक का आपके पास 1.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ। चले चलो, चले चलो, कोई हमसे जीत ना पावे, बढ़े चलो। ऑक्सीजन के मैंने आपको 4 केस बताए थे। O2 का बताया था बेटा, आपके पास O2 नेगेटिव का बताया था, O2 पॉजिटिव का बताया था, O2 2 नेगेटिव का बताया था, जिसमें से 3 पैरामैग्नेटिक है। आप अब वो तो मैंने अभी बता भी दिए हैं, दूसरा डायमैग्नेटिक है। आप सबके बॉन्ड ऑर्डर को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके साथ मुझे नाइट्रोजन का भी बताना, N2 नेगेटिव का भी, N2 पॉजिटिव का भी, जो हमने पढ़ा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं बेटा। ये पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ आता नहीं है जो आपको पैराग्राफ पढ़ने से ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप सीधा भी कर पाते हो बेटा, सीधा बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा आपसे क्या बोला है, इसने बोला है वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द ऑक्सीजन एज पॉजिटिव मोर नेगेटिव और द लेस मोर नेगेटिव देन द फर्स्ट। बहुत बार पढ़ लिया बेटा, वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, गिव रीजन हेलोजेंस हैव द हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है बेटा? क्योंकि हैलोजेंस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। हम बोलते हैं ना कि आपके पास जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, छोटा होता है ना, और हैलोजन लास्ट में आते हैं, तो इनका साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है। और अगर साइज छोटा है तो आप बोल सकते हो कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा होगा। इसी रीजन से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईली नेगेटिव आती है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोरीन हैज द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन कर दिया। अब देखो फ्लोरीन का फिर से क्या है बेटा, साइज छोटा है, साइज छोटा रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या रहेगी, क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए आप क्या कहोगे, ये इसकी जो वैल्यू आपके पास होती है वो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। आगे देखो इसने बोला है टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, किसकी टेंडेंसी कम है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है। देखो बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन का रहेगा, छोटा साइज है, पहले क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। फिर किसका रहेगा बेटा, ब्रोमीन का रहेगा। सोडियम आयोडाइड में से ऑब्वियसली आयोडाइड का रहेगा। फिर आपके पास क्या रहेगा, सोडियम का आपके पास रहेगा, क्योंकि ये सारे हेलोजन है बेटा। सोडियम आपका लेफ्ट में आता है। ठीक है, वो आपके पास डोनर अच्छा होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है ज्यादा। अब देखो अगला देखो, लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला है, लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके ओके, किसका कंपैरिजन दिया है बेटा, मैग्नीशियम का आपको दिया है,
मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन आपके पास है। देखो आपके पास लिस्ट से मोस्ट नेगेटिव बोला है। मोस्ट नेगेटिव अभी अभी हमने पढ़ा भी है, ऊपर रीजन भी पढ़ा है। किसका मोस्ट नेगेटिव रहता है? हैलोजन का। अब इनमें से हैलोजन कौन है? क्लोरीन। तो मतलब क्लोरीन का बेटा सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन आएगा राइट साइड की लिस्ट में? ऑक्सीजन के नीचे वाला सल्फर आएगा, सीधी सी बात है। फिर आपके पास नाइट्रोजन के नीचे आपके पास फॉस्फोरस है, मतलब आपके पास राइट वाला ज्यादा होता है ना बेटा, तो आपके पास सीधा सा ऑर्डर है मैग्नीशियम, फिर आपके पास ऑक्सीजन, फिर आपके पास सल्फर, फिर आपके पास क्या रहेगा? क्लोरीन रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन देखो, आपको 4 सेट दे रखे हैं बेटा, एन की वैल्यू 2 इस तरह से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पे कि विच ऑफ द अबव सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन पॉसिबल नहीं है? अगर आपने एक नजर देख ली होगी, मेरी भी एक नजर पड़ते ही आंसर निकल रहा है बेटा। देखो एन और एल की वैल्यू सेम दे रखी है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? नॉट पॉसिबल है, क्योंकि n और l कभी भी सेम नहीं होते। l की वैल्यू 0 टू n-1 आपके पास एग्जिस्ट करती है बेटा। तो इसका मतलब a का फर्स्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सेट 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रीजन मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग द क्वांटम नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। देखो इसने n इक्वल टू 2 दे दिया, अच्छी बात है जो भी दे दिया। l की वैल्यू दे दी, ठीक है जो भी दे दिया। लेकिन देखो ml की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा, 0, मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। आप सीधा इसी बात को देख सकते हो। अब एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। लेकिन ms कितना है? प्लस हाफ है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपने थोड़ा सा इस बात को पकड़ लिया तो आंसर सीधा सा निकल रहा है। मतलब किसकी बात कर रहा है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोला है ड्रॉ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग द क्वांटम नंबर इन द सेट 1। आपके पास देखो क्या है, आपके पास n की वैल्यू 2 है बेटा, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है। ध्यान से देखो, n की वैल्यू 2 मतलब 2, l की वैल्यू 0 का मतलब s, मतलब 2s ऑर्बिटल की शेप बतानी है। 2s ऑर्बिटल की शेप बना दो। पहले न्यूक्लियस दिखाओ, पहला आपके पास ऑर्बिटल दिखा के सेकंड में स्पेरिकल होती है, s की क्या होती है? स्पेरिकल। इस तरह से आपको यहाँ पे शेप दिखानी थी, 2s ऑर्बिटल को यहाँ पर दिखा देना था। n की वैल्यू 2 है, s की स्पेरिकल शेप है बेटा, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द ऑर्बिटल हैज द हायर एनर्जी, सेट 2 और द सेट 4। 2 की एनर्जी ज्यादा है या 4 की एनर्जी ज्यादा है, ये आपको बताना है बेटा, किसकी एनर्जी आपके पास ज्यादा है। ठीक है, अब देखो 2 या 4 की एनर्जी है, लेफ्ट साइड में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जब आप बेटा n+l रूल लगा लो सीधा सा, क्योंकि एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, वो n+l रूल बताता है। अब देखो सेकंड के अंदर n+l कितना है? 5 है बेटा, सीधा सीधा। 4 के अंदर क्या है? 4 + 0 कितना है बेटा? 4 आपके पास है। तो n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है बेटा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? सेट 2 आपके पास आ जाएगा, सेट 2, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आपके पास 5 निकल कर आपके पास आ रही है। तो सेट 2 आपके पास सही आंसर हो जाएगा बेटा। अब और वाला देखो, इसने बोला है विच वन ऑफ द अबव सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज फॉर अ ऑर्बिटल और ऑफ ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द 3D सबशेल। 3D सबशेल से कौन होगा? अब देखो बेटा, अगर 3D सबशेल से है तो एक बार इसको थोड़ा सा रब करती हूँ ताकि अगले क्वेश्चन को समझा जा सके। इधर देखो बेटा, 3D के लिए अगर इसने 3D का बोला है तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। अब n की वैल्यू 3 दोनों में दे रखी है, अब आपको d की वैल्यू चूज करनी है। आपको पता है l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, आपके पास s, p, आपके पास d के लिए 2 वैल्यू होती है, तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेट 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सेट 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटम नंबर 4। अब देखो क्वांटम नंबर 4 क्या है बेटा, नीचे लिख लेते हैं। क्या है? n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू आपके पास 0, ms की वैल्यू प्लस हाफ आपके पास है। आपको क्या बताना है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर बताना है। क्या बताना है? एटॉमिक नंबर बताना है।
अब ध्यान से देखो बेटा आपके पास क्या है। अब आपके पास n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू बेटा 4 है। s l की वैल्यू 0 का मतलब है s की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? s की बात कर रहा है, 4s की बात कर रहा है। अब 2 मिनट के लिए आगे वाला भूल जाओ। जब आप 4s की बात करते हो तो आप क्या लिखते हो? पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 आपके पास, 3s2 आपके पास, 3p6 आपके पास होता है बेटा। फिर इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है? 4s के अंदर जाता है। ठीक है, आपके पास 4s आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन आपके पास जाएगा, ठीक है, फिर आप किस में करते हो? 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हो। तो अभी 3d की बात नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉन किस में है? 4s के अंदर है। अभी 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमने नहीं देखे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर है। तो आप ये देख लो 4s से पहले कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो देखो 6 और 2 8 आपके पास बेटा, 8 और 6 14, 15 16, 17 18 हमारे पास। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलरेडी हैं। अब बस आपको ये देखना है 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब देखो हमने अभी पिछले उसमें भी बताया था, ml0 मतलब एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है बेटा, और इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो ms की वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती हैं, प्लस माइनस हाफ। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस हाफ दे रखी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बेटा है पूरे सेट के अंदर, अगर पूरे चारों क्वांटम नंबर को लेते हो। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन पहले हो गए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास? 19 हो गए। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकलते हैं वही उसका क्या बताता है बेटा? एटॉमिक नंबर बताता है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 19 आपके पास निकल कर आएगा। समझ आई बात? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है बेटा आपके पास किस तरह से क्वांटम नंबर काम करता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिफाइन करना है, सब कर पाओगे बेटा। साइमल्टेनियसली किसी की पोजीशन या मोमेंटम को निकालना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग द सुटेबल एंड आपके पास फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद एन अ डिस्टेंस ऑफ दिस। ये मैंने आपको पीछे भी कराया था, लेकिन अब पेपर रिवाइज करा रही हूँ तो दोबारा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेटा आपके पास क्या है, डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 0.1 एंगस्ट्रॉन आपके पास है। मतलब आपके पास 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। अगर आप पूरे को सॉल्व करोगे, मतलब आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? मतलब डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है ना, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? -10⁻11 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, इसने बोला है आपकी वेलोसिटी के अंदर मोमेंटम अनसर्टेनिटी कितनी है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम। मोमेंटम को सॉल्व करते हैं तो m इंटू में डेल्टा v आपके पास इक्वल टू h/4 पाई आपके पास इस तरह से आता है। m को यहाँ पर ले जाओ बेटा, m इधर चला जाएगा। डेल्टा x को भी ले जाओ, क्योंकि डेल्टा v निकालना है तो ये भी डेल्टा x आ जाएगा। अब क्या करना है? सबकी वैल्यू को लिखना है। लिखो सबकी वैल्यू को। h की वैल्यू लिखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 4 इंटू पाई की वैल्यू लिखो 3.14। मास लिखो भाई आप इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा एक्स लिखो जो अभी भी निकाली है 10⁻⁻11 आपके पास। ठीक है, सीधा सॉल्व करो बेटा, आंसर आएगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द एन दैट अलाउ एच ऑर्बिटल। अब एच ऑर्बिटल के लिए कौन अलाउ करेगा? सोचो, 3d होता है, उसके बाद 4f होता है बेटा, 5f के बाद g आता है, 6 के साथ h आएगा। तो h के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लोवेस्ट 6 आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना, n की वैल्यू पूछा है इसने। ठीक है, n की वैल्यू 6। अगर ये l की वैल्यू पूछता तो एक कम हो जाती बेटा, तब आपके पास 5 होती। जो पिछला पेपर है उसमें l की वैल्यू पूछ रखी है आपसे, n की वैल्यू पूछ रखी है। अगर आपने